तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले आप सबको होली की हार्दिक मंगल कामनाएं, खूब बधाई। ये रंग आपके जीवन से जाने न पाए और ये रंग आपके रोजगार में भी लगे, दुनिया आपकी रंगों से भरी हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक अच्छा छोटा और नया टॉपिक जिसका नाम है हिंदी खड़ी बोली आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी खड़ी बोली आंदोलन। और इससे आने वाले प्रश्न भी आप सब देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और ये है क्या। तो आज का टॉपिक है हिंदी खड़ी बोली आंदोलन। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। अब इसका जब आप नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई युद्ध हुआ होगा, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए होंगे, तलवारें चली होंगी। ऐसा कोई आंदोलन नहीं, वैचारिक स्तर पर चलने वाला एक आंदोलन था जिसे हम खड़ी बोली आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपसे मैं साझा करता हूं। सन 1888 में सन 1888 में मुजफ्फरपुर निवासी, तो 1888 में मुजफ्फरपुर के निवासी जिनका नाम था अयोध्या प्रसाद खत्री, इन्होंने एक पुस्तक निकाली। उस पुस्तक का नाम क्या था? खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन। तो यहां तो एक चीज यही है कि सीधे सीधे आपसे उस पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है और वो कब प्रकाशित हुई यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दो चीजें तो ये आप समझिएगा कि ये यहां पर एक तो इसका नाम पूछा जा सकता है और ये पुस्तक किसके द्वारा निकाली गई यह भी पूछा जा सकता है। अयोध्या प्रसाद खत्री अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में ब्रज, अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य में रखने से इनकार कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम खड़ी बोली के अंतर्गत या हिंदी के अंतर्गत हम ब्रज और अवधि को स्थान नहीं दे सकते हैं। तो इसका नाम आंदोलन इसीलिए पड़ा क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं थे भाषा को लेकर। खड़ी बोली क्या थी? देश की राष्ट्रीयता का स्वरूप लेके आने वाली थी। भारत में कोई एक राष्ट्रभाषा के रूप में आए, कोई एक राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो, इस तरह से संघर्ष भी होने लगे थे। जहां भारत इतना विविधताओं का देश है, कई भाषाएं और कई प्राचीन भाषाओं का देश है, ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का राजकाज की भाषा का दर्जा मिले,
यह बात वास्तव में सबके लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश कर रही थी। और मजेदार बात कि खड़ी बोली को राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए सबसे अधिक कार्य और हिंदीतर राज्यों ने किया। यानी हिंदी क्षेत्र से जो अलग राज्य हैं, उन राज्य के आए प्रतिनिधियों ने इसका पूरी तरीके से सहयोग किया और उसके लिए आंदोलन किए। अब यहां पर एक पुस्तक जो लिखी गई, इसी में इन्होंने इंकार कर दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का 1889 में एक पुस्तक की रचना की और पुस्तक की रचना की और इसमें साहित्य की विभिन्न शैलियों से विभिन्न शैलियों में रचित कविताओं को स्थान दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक तो पुस्तक उनकी 88 में आती है और दूसरी 89 में आती है। इसमें उन्होंने खड़ी बोली कविताओं का एक संकलन किया। उन्होंने अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली की कुछ स्टाइलों का वर्णन किया। उन्होंने खड़ी बोली की कुछ स्टाइल बताई, जिनमें कौन कौन से स्टाइल है। मौलवी स्टाइल, पहला। दूसरा मुंशी स्टाइल। तीसरा पंडित स्टाइल। चौथा मास्टर स्टाइल। अब ये चार प्रकार के स्टाइल जो है, जो महत्वपूर्ण है। अब ये स्टाइल का मतलब क्या हुआ? मौलवी स्टाइल। तो मौलवी लोग जो थे, वो अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे। उनके स्टाइल में किस चीज की प्रमुखता थी? तो अरबी और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग जिस भाषा में, जिस खड़ी बोली में अधिक होता था, वह मौलवी स्टाइल कहलाई। मुंशी स्टाइल, जिसमें कामकाज होते थे, यानी कार्यालयी भाषा के रूप में जो भाषा उस समय थी, उसे मुंशी स्टाइल कहा गया। पंडित, पूजा पाठ या संस्कृत तत्सम शब्दावली के प्रयोग वाली जो स्टाइल थी, उसे पंडित स्टाइल कहा गया। और मास्टर स्टाइल, खास करके जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, उस तरह की खड़ी बोली का जो प्रयोग था, उसे मास्टर स्टाइल कहा गया। अब कुछ यहां पर और आपको खास बातें हम बताते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इन चर्चाओं को, इन बातों को पहली बार जानेंगे। चलिए, तो फैक्ट लेते हैं। खड़ी बोली को
किसने क्या कहा। यहां से एक प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो लल्लू लाल खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता थे। लल्लू, अच्छा लाख लिख गया है। लल्लू लाल खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता थे। दूसरा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे म्लेच्छ भाषा कहा। राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी भोलानाथ तिवारी क्या इसको कहते हैं, कौरवी भाषा, यानी कौरव की जो भाषा थी इस वजह से इसको कौरवी भाषा कह दिया। जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन क्राइस्ट ने इसे क्या कहा, टकसाली भाषा। दरअसल जो छापा खाना खुला था, यानी जो प्रेस खुला था, उस प्रेस में जो भाषा प्रयोग में आती थी वह खड़ी बोली थी। इस वजह से टकसाली भाषा कहने वाले विद्वान जॉन गिल क्राइस्ट हैं। जॉन गिल क्राइस्ट के बाद सुनीति कुमार चटर्जी ने सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय भाषा कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जनपदीय भाषा इसको किसने कहा है। इसी तरीके से ग्रियर्सन इसे गवारू भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, गवारू भाषा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र फेंकी हुई अर्थात फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा इसको कहते हैं। दयानंद सरस्वती इसे आर्य भाषा कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी किशोरीदास वाजपेयी से
कर्णकटु, और नीरस भाषा कहते हैं। सूर्यदास वाजपेयी से कर्णकटु और नीरस भाषा कहते हैं। प्लेटस विद्वान हैं जिन्होंने इसे वल्गर भाषा तक कह दिया। भारतेंदु भारतेंदु इसे मर्दानी भाषा कहते हैं। निश्चित तौर पर खड़ी बोली को किसने क्या कहा है, बहुत सारी चीजें आप पहली बार यहां पर देख रहे होंगे, बहुत सारे फैक्ट आज आप यहां नए देख रहे होंगे। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें हैं कि खड़ी बोली को किसने क्या कहा है। इसके बाद कुछ कथन भी हम लोग लेंगे खड़ी बोली के विषय में, कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं। क्या कथन है? हमारी दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल खड़ी बोली में हमारी दृष्टि में साहित्य केवल खड़ी बोली में रचित हिंदी साहित्य ही परिणत होना चाहिए। साहित्य परिणत होना चाहिए। कहां कहा गया? शिवदान सिंह चौहान, एक इनकी रचना है जो बहुत चर्चित है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और कथन लेते हैं। बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना, बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना या उनके पुरस्कर्ताओं को लंगूर इत्यादि बनाकर या उनके पुरस्कर्ताओं को लंगूर इत्यादि बनाकर ब्रजभाषा ब्रजभाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। कथन है
आचार्य महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को माध्यम खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। कथन है राम स्वरूप कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के लिए प्रयोग प्रथमतः प्रयोग पहली बार संभवतः लल्लू लाल ने किया। कथन है किसका कथन है साथियों? ये बच्चन सिंह का कथन है। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। खड़ी बोली शब्द कॉलेज की टकसाल से निकला। सबसे पहले भाषा मुंशी लल्लूलाल, भाषा भाषा मुंशी लल्लूलाल, और वहीं पर एक और इनके साथ में थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था सदल मिश्र।
सदल मिश्र ने इसका उपयोग किया। तो यह किसका है कथन? यह भी कथन है बच्चन सिंह का। ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस। ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है? तो कथन है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। खड़ी बोली रूक्ष और नीरस है। खड़ी बोली रूक्ष और नीरस है। कथन है राधाचरण गोस्वामी का। खड़ी बोली एक कृत्रिम और नीरस शैली है। खड़ी बोली एक कृत्रिम और नीरस शैली है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए साथियों, होली की खुमारी तो इस समय सबके ऊपर चढ़ी होगी। अबीर गुलाल सब तैयार होंगे। कई जगहों पे तो भंग भी घोटी जा रही होगी। तो आनंद लीजिए। जीवन में हर एक पल का एक अपना महत्व है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। कल हमारे जीवन में ये पल आए या ना आए, इसकी आज आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर से यही कामना है कि आगामी होली पर आप सब अध्यापक रहें तो और भी यह होली आपके लिए सरस हो। खड़ी बोली में कविता भाव का अभाव है। खड़ी बोली में कविता भाव का कविता भाव का अभाव है। लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। लालित्य के सदा लाले लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। प्रसाद का पता नहीं, रस क्या रसभाव भी नहीं।
प्रसाद का पता नहीं। रस क्या, रसाभाव भी नहीं। रस क्या, रसाभाव भी नहीं। न अर्थ से अर्थ, न मतलब से न मतलब। न अर्थ से अर्थ, न मतलब से मतलब। कथन किसका है? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास रत्नाकर का। खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक रचनाकार आंदोलन के जो आचार्य थे, जिसमें अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आचार्य महावीर प्रसाद दरअसल इसके पहले जो भाषा थी वह गद्य की भाषा थोड़ा बहुत खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य की पूरी पूरी भाषा जो थी वह ब्रज थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह प्रयास किया कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। अब ये तो आंदोलन के समर्थक हो गए। अब हम देखेंगे खड़ी बोली आंदोलन के विरोधी कौन थे। आंदोलन खड़ी बोली आंदोलन के विरोधियों में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और बनारसी दास और बनारसी दास चतुर्वेदी। ये सारे लोग जो हैं यह खड़ी बोली आंदोलन के विरोधी आचार्य हैं। खड़ी बोली के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खड़ी बोली के प्रमुख तथ्य।
चलिए उन तथ्यों को देखते हैं, वो कौन कौन से तथ्य हैं। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ए, लल्लू लाल हैं। दूसरे प्रयोक्ता शदल मिश्र हैं। प्रथम कवि अमीर खुसरो। प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह। उपाध्याय हरिऔध। प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रथम गद्यकार गंग कवि। परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना परिमार्जित भाषा युग वशिष्ठ। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। दक्षिण भारत में खड़ी बोली की रचना करने वाले प्रथम कवि खड़ी बोली की करने वाले कवि कौन है? मुल्ला वजही। रचना है सबरस। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914। ठीक है। अब
खड़ी बोली के विषय में जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें। देखिए, खड़ी बोली जो है, इसके स्ट्रक्चर के विषय में अगर थोड़ा सा देखें तो कैसे खड़ी बोली तक हम पहुंचते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी, के नियम बहुत कठिन थे और निश्चित नहीं थे। उसमें एक रूपता लाने के लिए पाणिनि ने लौकिक संस्कृत में अष्टाध्यायी की रचना की। और यहां लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है। लौकिक संस्कृत के बाद प्रथम प्राकृत जो आती है उसको पाली कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि प्रथम प्राकृत अगर केवल प्राकृत शब्द का अर्थ समझें तो प्राकृत का मतलब होता है गिरा हुआ, मतलब उससे एक नीचे। तो प्रथम प्राकृत अगर कहेंगे तो प्रथम प्राकृत का मतलब है कि वो संस्कृत ही है, लेकिन उसमें आम बोलचाल भाषा के शब्दों को भी रख दिया गया है प्रथम प्राकृत। यानी प्रथम प्राकृत की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत थी, ऐसा नहीं कि केवल प्राकृत थी। यानी जब हम प्रथम प्राकृत की बात कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत भी थी और पाली भी। अब द्वितीय प्राकृत, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को, तो पाली प्राकृत हो गया। और फिर तृतीय प्राकृत आता है जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक बदला रूप था जिसे हम अवहट्ट कहते हैं। ठीक है। तो अवहट्ट के बाद एक नया शब्द चलन में आया जिसे हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी के बाद एक शब्द हमको और मिला जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक। लेकिन जिस खड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं वो कहां से निकली? देखिए, ये सारी भाषाएं वहां से चलती हुई आई। यानी कोई एक शब्द लें तो शब्द क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। और यात्रा करते समय उसमें कई त्रुटियां जाती हैं, वो शब्द छोटे हो जाते हैं, घिस जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द था स्थाली। स्थाली शब्द खड़ी बोली में पहुंचते पहुंचते थाली हो गया, यानी जो उसका आधा सा था वो गायब हो गया। इसी तरह से भाषा में शब्द क्या करते हैं? चलते हैं और घिसते हैं। तो जब हम अपभ्रंश तक पहुंचे तो अपभ्रंश पे पहुंचने के बाद इसमें कई तरीके से विभाजन हुआ और इन्हीं अपभ्रंशों के आधार पर भी हम इसको विभाजित करते हैं। तो जहां पर अपभ्रंश की तिथि थी और ये जिस क्षेत्र में उस समय अपभ्रंश बोले जा रहे थे, उन्हीं क्षेत्रों के नाम के आधार पर उनका नामकरण अपभ्रंश के तौर पर पड़ गया। अब मान लीजिए जिस समय अपभ्रंश बोलचाल की भाषा थी, तो मान लीजिए एक क्षेत्र था राजा सूरसेन का जनपद, जिसके नाम पर सौरसेनी भाषा बन गई। क्या बन गई? सौरसेनी अपभ्रंश बन गया। फिर एक बना बिहारी, बिहार में था तो मगध था तो मागधी अपभ्रंश बन गया। और इसी के बगल वाला जो क्षेत्र था वह अर्ध मागधी बन गया। ठीक है, अर्ध मागधी बन गया। और एक क्षेत्र था जिसे हम राजस्थानी कह देते हैं। ठीक है, पर ये तो भाषा हो गई। तो यहां पर सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, तो ये हमारे प्रमुख अपभ्रंश हो जाते हैं। अब इसमें हम बात करें, वैसे अपभ्रंश और हैं लेकिन अभी हम जब भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे तो उस पर विशेष बात करेंगे। हमारा काम केवल सौरसेनी से। सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी आती, यानी भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आ जाता है। यानी इसमें क्या क्या आ जाता है? परागु आ जाता है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीन भाषाएं आ जाती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, क्या आती हैं? कि ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो यहां पर एक बोली आती है जिसे राहुल सांकृत्यायन क्या नाम देते हैं? कौरवी नाम देते हैं।
और यही कौरवी बोली जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका एक और नाम पड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो हम आज किसका अध्ययन कर रहे हैं, खड़ी बोली का। तो जो आदिकाल था, पूरे आदिकाल में ब्रजभाषा का ज्यादा वर्चस्व था, चाहे वो राजस्थानी के साथ आए, चाहे वो अपभ्रंश के साथ आए, ब्रजभाषा का आधिपत्य था। भक्ति काल में भी ब्रजभाषा का अधिक आधिपत्य था, थोड़े बहुत क्षेत्र पर अवधि काबिज थी। और रीति काल में पूर्णतः पुनः ब्रजभाषा का आधिपत्य हो जाता है। और पुनः जब हम भारतेंद्र युग में पहुंचते हैं तो भारतेंद्र युग में भी ब्रजभाषा थी, काव्य ब्रजभाषा में लिखे जा रहे थे, और भारतेंद्र युग में जो गद्य था वह खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ था। लेकिन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के आने के बाद, सरस्वती पत्रिका के आने के बाद खड़ी बोली को अधिक महत्व दिया गया, और गद्य और पद्य की एक ही भाषा खड़ी बोली हिंदी हो, इस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जोर दिया। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का भी बड़ा योगदान है खड़ी बोली के आंदोलन में। ठीक है, तो यहां तक आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहां से क्या क्या चीजें हमारी जुड़ रही हैं। ठीक है, अब यहां पर हम सरस्वती पत्रिका के विषय में कुछ जानकारी रख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के बाद हम और संस्थाओं की भी बात करेंगे, जिन संस्थाओं की बदौलत खड़ी बोली आंदोलन और खड़ी बोली के विकास में अधिक महत्वपूर्ण योगदान मिला, जिनमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अखिल भारतीय संगीत परिषद, तदीय समाज, कायस्थ सभा, तारीन सभा, समुच्चय बोधक समाज, तो यह सिंह सभा, ये कुछ महत्वपूर्ण सभाएं थी जिनके बदौलत हिंदी में काफी कुछ खड़ी बोली को महत्व मिला और उसको बल मिला। अब हम बात करने वाले हैं सरस्वती पत्रिका की। तो इसके संस्थापक और प्रकाशक कौन थे? संस्थापक और प्रकाशक चिंतामणि घोष थे। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा कि यहां पर संस्थापक और प्रकाशक अगर पूछे तो चिंतामणि घोष आएंगे। स्थापना वर्ष, अगर स्थापना वर्ष इसका पूछे तो स्थापना वर्ष इसका क्या बताएंगे, 1900 ईस्वी बताएंगे। एक चीज यहां पर और आती है कि जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक मंडल में कौन कौन था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो सरस्वती पत्रिका है उस पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन था। ठीक है, यह बात मैंने आप सबको पहले भी बताई थी और आज फिर से आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चलिए, तो इसे प्रकाशित करने के लिए इंडियन प्रेस प्रकाश, जो इंडियन प्रेस था, इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के तत्वाधिकारी थे। ये किस पद पे थे? ठीक है, अब यहां देखते हैं कि एक मंडल बना। पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक मंडल में कौन कौन था। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास
राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू किशोरी दास गोस्वामी, दास। ये कौन है? ये इसके प्रकाशक मंडल हैं। पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक मंडल में कौन थे और कौन नहीं थे। 1901 में केवल श्याम सुंदर दास इसके संपादक रह गए। 1901 में केवल श्याम सुंदर दास के ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1903 में 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। तो साथियों, होली के लिए बम्पर ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पर और सभी विषयों में भारी भरकम छूट दी जा रही है। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना पड़ेगा। किस नंबर पर? हमारे इस नंबर पर 96 28 95 92 37। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, बीपीएससी, टियर 4 और यूजीसी नेट के सभी कोर्सेज पर भारी भरकम छूट मिलेगी। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट करवाया जाएगा और आपको डाउट भी क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। यह सब आपको मिलेगा और पहले प्रयास में अगर आप चयन चाहते हैं इस होली पर, आइए जुड़िए हमसे और व्हाट्सएप करिए और कोर्सेज लीजिए। नंबर है 96 28 95 92 37। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।